प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ मैं हूं सूर्यकांत। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। मिसाइलें, ड्रोन, एयर स्ट्राइक और दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। गल्फ देशों के एयरपोर्ट धीरे धीरे दोबारा खुल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है आगे क्या होगा। अच्छी खबर यह है कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत साबित हुआ है। ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार ईरान की तरफ से 1137 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 1132 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। 209 ड्रोन हमलों की कोशिश हुई, लेकिन लगभग सभी को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जहां जहां आग या धमाकों की खबरें आईं, वहां ज्यादातर नुकसान मिसाइल और ड्रोन के मलबे के गिरने से हुआ। लेकिन सवाल है, ये सब हो क्यों रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू किया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला अभियान है। तेहरान, इस्फहान, कोम और किरमानशाह जैसे शहरों में बमबारी की खबरें आईं। सबसे चौंकाने वाली खबर ये रही कि ईरान के सुप्रीम लीडर के परिसर पर भी हमला हुआ। ईरानी स्टेट मीडिया ने पुष्टि की कि वे इस हमले में मारे गए। ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदन। तेहरान की सड़कों पर मिला जुला माहौल दिखा। कुछ लोगों ने जश्न मनाया, जबकि कई लोग रोते हुए नजर आए। जवाब में ईरान ने केवल इजराइल ही नहीं, बल्कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत की दिशा में भी मिसाइलें दागीं। दुबई में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अबू धाबी में मिसाइल मलबे के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। कतर के अल उदैद एयरबेस की दिशा में धुआं देखा गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर भी हमले की खबरें आईं। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम दिया गया। लेकिन हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे। कुछ सिविलियन इलाकों में भी नुकसान की खबरें आईं। अब सोचिए, इन गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहां हमारे रिश्तेदार, दोस्त और लाखों भारतीय कामगार मौजूद हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इजराइल में भी लगभग 18,000 भारतीय छात्र मौजूद हैं। ज्यादातर गल्फ देशों ने अपनी एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दी है। कई फ्लाइट्स रद्द हुई। अगर ये संघर्ष पूरी तरह युद्ध में बदल गया, तो भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आयात करता है। अगर ये समुद्री मार्ग बंद होता है, तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका मतलब है पेट्रोल और डीजल महंगाई बढ़ेगी, शिपिंग लागत बढ़ेगी और रुपए पर दबाव पड़ेगा। राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा हुई थी। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि ऐसे समय में यह दौरा गलत संदेश देता है, जबकि सरकार का कहना है कि भारत हमेशा संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। सबसे दुखद खबर यह रही कि ईरान में एक स्कूल पर हमले की सूचना आई, जिसमें कई बच्चों की जान गई। युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। इस पूरी स्थिति की जड़ दिसंबर 2025 में देखी जा सकती है, जब ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में चली गई। मुद्रा की कीमत गिरी, महंगाई बढ़ी और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सरकार की सख्ती ने हालात और बिगाड़ दिए। अब डर ये है कि कहीं ये संघर्ष 2003 के इराक युद्ध जैसा लंबा और अस्थिर करने वाला न बन जाए। इतिहास बताता है कि जब बाहरी ताकतें किसी देश में सत्ता परिवर्तन के लिए हस्तक्षेप करती हैं, तो कभी-कभी हालात और जटिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इससे शांति आएगी या एक और लंबा युद्ध शुरू होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं सूर्यकांत, मिलते हैं अगले वीडियो में।